मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमारे चैनल की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो के बारे में अच्छे आपके कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि भद्रा क्या है, भद्रा किस कार्य में देखी जानी चाहिए, किस कार्य में नहीं देखी जानी चाहिए, भद्रा का जीवन में क्या प्रभाव होता है, भद्रा में कोई कार्य प्रारंभ होता है तो वो रुकता क्यों है, भद्रा है क्या, इसके बारे में सम्यक जानकारी, बहुत विस्तृत जानकारी, अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो एक नई जानकारी, ऐसी जानकारी, विलक्षण जानकारी आपको प्राप्त होगी जो शायद कहीं आपको किसी वीडियो में या किसी लेख में नहीं मिलेगी। तो भद्रा क्या है, भद्रा का दूसरा नाम है विष्टि। 11 करण होते हैं तो विष्टि एक करण होता है, उसी को भद्रा कहा गया है। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। जैसा कि मालूम है कुल 11 करण होते हैं, इसमें 4 चर संज्ञक होते हैं, 7 चर संज्ञक होते हैं और 4 स्थिर संज्ञक होते हैं। जो भद्रा जिसे हम विष्टि करण जो हम भद्रा के नाम से जानते हैं, यह एक चर संज्ञक करण है और यह अशुभ करण है। अब बात होती भद्रा है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भद्रा की उत्पत्ति भगवान शिव से होने के कारण से भद्रा कहा गया है। देवासुर संग्राम में जब देवताओं की पराजय होने लगी, उसे देखकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। क्रोधपूर्ण नेत्रों से निकली दृष्टि जब भगवान शिव के स्वयं के शरीर पर पड़ी तो यह शक्ति उत्पन्न हुई जिसका मुख गधे के समान था, 3 पैर और 7 भुजाएं थीं, एक लंबी और पतली पूंछ थी, बड़े बड़े दांत, पतला पेट, लंबी नाक, पुष्ट हनु और गाल थे, मोटी पिंडली और मोटे जांघों वाली भद्रा के लंबे केस और गर्दन जो थे वह शेर के समान थे। प्रेत और 100 वाहन वाली भद्रा ने प्रेत पर सवार होकर के असुरों का संहार प्रारंभ कर दिया। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव की आज्ञा से देवताओं ने उस शक्ति को अपने कानों के समीप स्थापित किया और उसकी गणना करणों में होने लगी। भद्रा का जन्म फाल्गुन कृष्ण दशमी रविवार को मूल नक्षत्र एवं सूल योग में हुआ था। भद्रा भगवान शिव के यहाँ रात में पहरा देती है। अब भद्रा की संज्ञाएं क्या क्या हैं। तिथि के अनुसार, लल्ल के अनुसार एक चंद्रमाह में, तिथि के अनुसार भद्रा की 8 संज्ञाएं होती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हंसी, अष्टमी को नंदिनी, एकादशी को त्रिशिरा और पूर्णिमा को सुमुखी संज्ञा प्रदान की जाती है। वहीं कृष्ण पक्ष की तृतीया को करालिका, सप्तमी को वैष्णवी, दशमी को रौद्री तथा चतुर्दशी को दुर्मुखी नाम दिया गया है। दिन के अनुसार भी भद्रा के अलग अलग नाम हैं। रविवार, मंगलवार, बुधवार को भद्रिका, सोमवार और शुक्रवार को कल्याणी, गुरुवार को पूर्णवती और शनिवार को भद्रा की वृश्चिकी संज्ञा दी गई है। आचार्य चंडेश्वर ने शुक्ल पक्ष में भद्रा को सर्पिणी और कृष्ण पक्ष में भद्रा को वृश्चिकी कहा है। मुहूर्त गणपति में शुक्ल पक्ष की भद्रा को वृश्चिकी तथा कृष्ण पक्ष की भद्रा को सर्पिणी कहा गया है। एक अन्य मत के अनुसार दिन की भद्रा को सर्पिणी और रात्रि की भद्रा को वृश्चिकी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि भद्रा में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। सामान्यतः जैसे लोगों को लगता है कि भद्रा है तो सोचते हैं अरे यार कोई काम नहीं करना है क्योंकि भद्रा आ गई है। ऐसा नहीं है, भद्रा में कुछ कार्य बड़े अच्छे भी होते हैं, उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। जनमानस में धारणा कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, परंतु यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि भद्रा में जो है वह कुछ कार्य शुभ होते हैं, कुछ कार्य अशुभ होते हैं। विष्टिकरण अर्थात भद्रा में विष किससे संबंधित कोई कार्य हो, बंधन, अग्नि, हथियारों का प्रयोग, उच्चाटन, अभिचार कर्म, यानी इतने ऐसे अशुभ कर्म हैं, इनके करने के लिए भद्रा बहुत अच्छी मानी जाती है। भैंस, ऊंट, घोड़ा आदि से संबंधित कार्य करना हो, राजा का दर्शन करना हो, आक्रमण कहीं करना हो, हठ करना हो, घात लगा करके शत्रु का संहार करना हो, या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वैद्य या चिकित्सक डॉक्टर को यदि बुलाना है, तैरने का कार्य करना है, शत्रु का उच्चाटन करना है, शत्रु का मुकाबला करना है, संगठन के कार्य करना है, रोग मुक्ति का उपाय करना है, पशुओं का संग्रह, यात्रा करना, स्त्री संसर्ग, प्यार मोहब्बत, ऋतु स्नान, वाहन का लेन देन, दाह पातक आदि कार्य, परघात कर्म, दुर्गा देवी का पूजन, दान आदि के कार्य, विवाद या मुकदमा के कार्य, गन्ने से संबंधित कार्य, हरितालिका पूजा एवं व्रत, वृषभूत सर्ग, जातक क्रिया, महादेव की अर्चना, नित्य पूजा पाठ, यज्ञ आदि कार्य सिद्धिदायक एवं सफलतादायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कार्यों के अतिरिक्त जो भी कार्य हैं उनमें भद्रा में कार्य
शुभ कार्य वर्जित हैं। भद्रा में क्या नहीं करना चाहिए? भद्रा को विघ्न मानकर शुभ कार्यों में वर्जित माना गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि लंबी दूरी की आपको यात्रा करनी हो, कहीं प्रवेश करना हो, मांगलिक कार्य का प्रारंभ करना हो, खेती का प्रारंभ करना है। अब ये नहीं कि खेती चल रही है तो बीच में भद्रा आ गई तो रोकना, ऐसा नहीं है। भद्रा खेती का प्रारंभ करना है, किसी व्यापार का प्रारंभ जिस दिन करना हो, किसी उद्योग धंधे का जिस दिन निर्माण या प्रारंभ करना हो, ऐसे कार्यों को भद्रा में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि प्रारंभ करते विघ्न उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त भद्रा में होलिका दहन, जब होली को जलाते हैं, होलिका दहन भद्रा में नहीं होना चाहिए। और रक्षाबंधन का कार्य भी भद्रा में नहीं होना चाहिए। इन कार्यों को भद्रा में करने से राजा का और ग्राम का नाश होता है। अब बात यह, भद्रा निवास कहाँ करती है? भद्रा कहाँ पर है, कैसे जाने? भद्रा तीनों लोकों में निवास करते हैं। पृथ्वी लोक में, आकाश लोक में, पाताल लोक, तीनों लोकों में रहती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक में ही रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ अथवा मीन राशि में रहते हैं तो भद्रा का निवास पृथ्वी लोक में होता है। यही वर्जित है। पृथ्वी लोक की भद्रा ही देखी जाएगी। पृथ्वी लोक पर आप हैं तो भद्रा पृथ्वी लोक की ही देखी जाएगी। तो जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ अथवा मीन माने 4, 5, 11 और 12 राशियों में रहते हैं तो भद्रा का निवास पृथ्वी लोक पर होता है। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक में जब चंद्रमा हो तो भद्रा का निवास उस समय स्वर्ग लोक में होता है। और जिस समय चंद्रमा कन्या, तुला, धनु एवं मकर में होते हैं उसमें भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस समय जिस लोक में निवास करती है उस लोक के निवासियों के लिए ही वह विघ्नकारक या सफलतादायक होती है। अन्य लोगों के लिए वह निष्फल होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए भद्रा अगर पंचांग में लिखा है, पहले देखिए भद्रा किस राशि पर चंद्रमा है, कहाँ पर भद्रा है। यदि मृत्युलोक की है तभी आपको उसका शुभ अशुभ फल देखना है। मृत्युलोक में नहीं है तो भद्रा का कोई महत्व नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं भद्रा के मुख और पूंछ में कौन सा कार्य करना है, कौन नहीं करना है। तो भद्रा का मुख सभी कार्यों के लिए वर्जित होता है, लेकिन भद्रा के पुच्छ में कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं। भद्रा के पुच्छ कैसे निकालें? तो भद्रा के मुख पुच्छ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भद्रा का जो औसत भोग काल होता है, मैंने कहा तिथि का आधे भाग को कर्ण कहते हैं, तो आधे भाग का मतलब 30 घटी अर्थात 12 घंटा हो गया। तो 12 घंटे को अगर हम उसको देखें तो इसके 6 अंग मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कटी एवं पुच्छ में विभक्त किया गया है। इस प्रकार से भद्रा को ये घटी विन्यास कहते हैं। भद्रा के पुच्छ की घटियाँ जो होती हैं शुभ विजयदायक होती हैं। पृथ्वी पर जितने भी शुभ अशुभ कार्य हैं वे भद्रा के पुच्छ में सफल होते हैं। शेष 5 अंगों में या शुभ कार्यों में वर्जित होती है। भद्रा के उपरोक्त 6 अंगों में उसका भोग काल कहाँ होता है? मुख में। भद्रा मुख में 5 घटी अर्थात 2 घंटे रहती है। इसमें कार्य करने से कार्य का विनाश होता है। कंठ में 1 घटी अर्थात 24 मिनट रहती है। इसमें कंठ के समय में यदि कार्य करते हैं तो मृत्यु कष्ट होता है। हृदय स्थल पर भद्रा 11 घटी अर्थात 4 घंटा 24 मिनट रहती है। इसमें कार्य करने पर धन हानि एवं निर्धनता आती है। नाभि में भद्रा 4 घटी अर्थात 1 घंटा 36 मिनट रहती है। इसमें कार्य करने से बुद्धि का विनाश होता है। कटि प्रदेश माने कमर में भद्रा 6 घटी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट रहती है। इसमें कार्य करने से कलह उत्पन्न होता है। और अंत में पुच्छ में यानी भद्रा के पूंछ में भद्रा जो है 3 घटी अर्थात 1 घंटे 12 मिनट रहती है। इसमें यदि कोई कार्य करते हैं तो विजय और सफलता प्राप्त होती है। तो भद्रा के विभिन्न अंगों की अवधि हमने जो बताया वह 30 घटी भद्रा के यानी 12 घंटे के काल को मानकर किया गया है। यदि कम अधिक भद्रा का जो है वह भोग काल है तो उसी आधार पर आपको गणित करके निकालना चाहिए। अब मुख और पुच्छ के समय में एक और दूसरी जो तरीका भी है कि भद्रा को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर मुख की और पुच्छ की अवधि ज्ञात की जाती है। इसमें भद्रा के 6 अंगों का विन्यास न करके केवल मुख और पुच्छ की अवधि निकाली जाती है। तो मुख की अवधि जो होती है वह 5 घटी अर्थात 2 घंटा होता है और पुच्छ की अवधि 3 घटी अर्थात 1 घंटे 12 मिनट होती है। तो पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध के कारण भद्रा का मुख हमेशा प्रारंभ में और पूंछ हमेशा अंत में नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमेशा मुख जो है वह प्रारंभ में आएगा और पूंछ जो है वह लास्ट में आएगी। कभी पूंछ पहले आ सकती है, मुख बाद में आ सकता है। तो पक्ष तिथियों के अनुसार ये कभी आगे पीछे होती है। यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मुख और पुच्छ की गणना कैसे करें? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 5वें प्रहर की आरंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे का समय भद्रा का मुख होता है। 8वें प्रहर की अंतिम घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट का समय भद्रा का पुच्छ होता है।
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो भद्रा होती है वह आरंभ की 5 घटी 2 घंटे का समय भद्रा का मुख होता है और द्वितीय प्रहर में आता है। द्वितीय प्रहर के आरंभ की 5 घटी अर्थात 2 घंटे का समय भद्रा का मुख और प्रथम प्रहर की अंतिम 3 घटी अर्थात 1 घंटे 12 मिनट का समय पुक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि भद्रा है तो 7वें प्रहर के आरंभ की 5 घटी अर्थात 2 घंटे का समय भद्रा का मुख होता है और छठे प्रहर की अंतिम 3 घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट भद्रा का पुक्ष होता है। पूर्णिमा को यदि भद्रा है तो चतुर्थ प्रहर की आरंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे भद्रा का मुख होता है और तीसरे प्रहर की अंतिम 3 घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट भद्रा का पुक्ष होता है। अब बात कृष्ण पक्ष की करेंगे तो कृष्ण पक्ष के 8वें प्रहर की प्रारंभिक 5 घटी अर्थात 2 घंटे के समय भद्रा का मुख होता है और 7वें प्रहर के अंतिम 3 घटी अर्थात 1 घंटे 12 मिनट का समय भद्रा का पुक्ष होता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को तृतीय प्रहर के आरंभ की 5 घटी भद्रा का मुख और द्वितीय प्रहर के अंतिम 3 घटी भद्रा का पुक्ष होता है। कृष्ण पक्ष की दशमी को छठे प्रहर की आरंभिक 5 घटी भद्रा का मुख होता है और 5वें प्रहर की अंतिम 3 घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट भद्रा का पुक्ष होता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यदि है तो प्रथम प्रहर की आरंभिक 5 घटी 2 घंटे का समय भद्रा का मुख होता है। चतुर्थ प्रहर की अंतिम 3 घटी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट भद्रा का पुक्ष होता है। बृहस्पति एवं लल्ल के अनुसार इस अवधि में कुछ अंतर भी है परंतु सर्वमान्य आधार पर यह विधि दी गई है। प्रहर का मान तिथि का 8वां भाग होता है। तिथि का औसत मान 60 घटी मान करके दिया गया है। यदि भद्रा का समय कम या अधिक है तो इसके आधार पर गणना की जा सकती है। भद्रा की दिशा के बारे में बात करें तो भूलोक पृथ्वीलोक की भद्रा की दिशाएं भी निर्धारित की गई हैं। चतुर्थी को शुक्ल पक्ष चतुर्थी को पश्चिम में, अष्टमी को अग्निकोण, एकादशी को उत्तर तथा पूर्णिमा तिथि को नैऋत्य कोण में भद्रा निवास करती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया को ईशान कोण में, सप्तमी को दक्षिण दिशा में, दशमी तिथि को वायव्य कोण में, चतुर्दशी को पूर्व में भद्रा रहती है। जिस दिशा में भद्रा होती है उसी दिशा में यात्रा आदि कार्य नहीं करना चाहिए परंतु ये बहुत प्रचलन में यह बात नहीं है। भद्रा के परिहार, भद्रा जब स्वर्ग लोक या पाताल लोक में निवास करती है तो पृथ्वी लोक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और भूलोक में स्थित भद्रा के पुक्ष में भी यदि कार्य शुभ कार्य करते हैं तो भद्रा का परिहार हो जाता है। तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा दिन में, पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में शुभ फलदायी होती है। इसी प्रकार अष्टमी, पूर्णिमा, सप्तमी, चतुर्दशी की भद्रा रात्रि काल में, चतुर्थी, एकादशी, तृतीया, दशमी की भद्रा दिन में शुभ फलदायी होती है। यह मूर्त चिंतामणि के अनुसार। मूर्त गणपति के अनुसार यदि सूर्योदय से भद्रा व्याप्त है तो मध्याह्न के बाद इसका दोष नहीं रहता है। संग्रह शिरोमणि और शीघ्र बोध के अनुसार दिन की भद्रा यदि रात्रि में हो तो दोषप्रद नहीं होती है। इसी प्रकार से रात्रि की भद्रा यदि दिन में हो तो उसका दोष नहीं लगता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पहुँचते हैं कि भद्रा एक अशुभ समय है। यह जहाँ निवास करती वहीं प्रभावी होती है। इसका पुक्ष काल जो होता है अशुभ प्रभाव से युक्त नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो भद्रा में भी हो सकते हैं और भद्रा में उनको करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ भी मिलता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त परिहारों के बावजूद विष्टिकरण को अशुभ मान करके पंचांगों में भद्रा में कोई शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं दिया जाता है। होलिका और अच्छा दहन आदि में इसका प्रयोग, परिहार का प्रयोग विशेष अवस्था में ही करना चाहिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है जो ज्योतिषियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर भी करें। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।